Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आपके CSS और PMS का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है और डेली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर जो है अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा हमने डॉन आर्टिकल्स की जो है वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और IR के जितने भी कह लें हॉट टॉपिक है उनको जो है कवर किया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। उसके बाद साथ साथ इंग्लिश वोकैबुलरी को भी साथ साथ जो है वो किया जा रहा है और कंप्लीट ग्रामर कोर्स अपलोड कर दिया गया है। उसके अलावा ऐसे जितने भी थीम है हमारे वो ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हैं ऑलरेडी हमारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं। आज बेसिकली हमारा लेक्चर है मोटिवेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर मेन 7 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, इसका ओरिजिन देखेंगे, देन फिर जो आगे आगे हम थ्योरीज के ऊपर शिफ्ट करेंगे। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर हमारा आज। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर देखना है वो है मोटिवेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखें एटमोलॉजी अगर चेक करें इसकी, मोटिवेशन ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहां से निकला है? बेसिकली मोटिवेशन आपका वर्ड लैटिन वर्ड है और ये क्या है यहाँ पे मूवरे। मूवरे मीनिंग होता है टू मूव करना, द स्पार्क दैट पीपल्स प्रोपल्स एक्शन, जो क्या करता है एकदम से आपके अंदर क्या करता है, एक्शंस जो है वो परफॉर्म करने की हिम्मत देता है, आपको एक्शन परफॉर्म करने की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर इसकी अब डेफिनेशन वो कहता है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ड्राइविंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर टूवर्ड्स अचीवमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी ड्राइविंग फोर्स है आपके अंदर आती है जो क्या करते हैं, आप बेसिकली गोल डायरेक्टेड होते हैं, बिहेवियर होता है और किसकी तरफ बढ़ते हैं, अचीवमेंट की तरफ। जो आप गोल सेट करते हैं वो क्या किए जाते हैं, फिर आप अचीव करते हैं। तो मोटिवेशन ये है। अब चलते हैं यहाँ पर जो राइटर जो है वेल नाउन राइटर्स ने इसकी जो है वो दी है डेफिनेशन। मैस्लो का सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। वो कहता है जो मोटिवेशन है बेसिकली एक प्रोसेस है ह्यूमन नीड्स के को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड इन हिरार्की, एक हिरार्की में रहते हुए, फ्रॉम फिजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहां पर समझ आती है कि किस तरह जो है वो फ्रॉम फिजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो मोटिवेशन क्या करती है, बेसिकली आपके जितने भी ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई जो है करती है। और फिर जो है जो प्रोसेस है इसका वो सारा का सारा क्या होता है, बेसिकली सेटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो ये टोटल जो है वो मोटिवेशन अगर कह लें कि रिवॉल्व्स अराउंड द नीड ऑफ अ मैन, तो टोटल जो है वो नीड्स के ऊपर बेस करते हैं। यहाँ पे हर्सबर्ग का यहाँ पे देखते हैं कि उसने जो है वो डेफिनेशन क्या दी है। वो कहता है मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। वो कहते हैं अंदरूनी तौर पर जो है मोटिवेशन आती है बंदे की, एंड सच एज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एंड इससे होता है क्या कि आपको एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे आपने क्या करना है, अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ रादर देन फ्रॉम द हाइजीन फैक्टर्स लाइक पे पॉलिसीज। तो हाइजीन फैक्टर्स को जो आपको पता है कि हमने आगे इसकी थ्योरीज में पढ़ना है डिटेल्स के साथ, ठीक है, किस तरह जो है वो जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, लेकिन ये कोई कह ले डिससेटिस्फैक्शन होती है, इससे मोटिवेशन नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो मोटिवेशन है वो कहता है अंदर से आती है आपके, और फिर क्या होती है कि उससे क्या होती है, आप अचीवमेंट रिकॉग्निशन करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, फिर आपके ग्रोथ भी आते हैं। तो बेसिकली जो सारी जो चीज अगर मोटिवेशन कहे ना तो वो बेसिक नीड है जो आपका ह्यूमन के, वहां से जो है मोटिवेशन आती है। अगर यहाँ पे चले आगे हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी को देखने से पहले यहाँ पर हम देखें कि मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है मोटिवेशंस की थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने से पहले। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। अगर मोटिवेशन है किसी के अंदर तो वो प्रोडक्टिव लेवल, जो प्रोडक्टिव लेवल है वो बढ़ जाता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन डायरेक्टली को रिलेटिव्स विद प्रोडक्टिविटी लेवल्स। होता है क्या, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसके साथ बेसिकली कोरिलेट करते हैं,
प्रोडक्टिविटी के साथ करता है, इनोवेशन के साथ एंड ओवरऑल जॉब के साथ, सेटिस्फैक्शन अक्रॉस ऑल कह लें कि ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं, जहां तक भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं वहां तक क्या होता है कि इनके अंदर प्रोडक्टिव लेवल, इनोवेशन एंड ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ती है। तो ये मोटिवेशन ही होती है जो सब कुछ ये करती है। उसके बाद अगर हम बात करें टैलेंट मैनेजमेंट, मोटिवेशन क्या करती है और टैलेंट एज ए टैलेंट मैनेजमेंट देखा जाए तो मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड मोटिवेशनल ड्राइवर्स टू इफेक्टिवली इंस्पायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मैटर करती है कि जो मैनेजर्स है उनके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि वो क्या करें, इंस्पायर कर सकें, डेवलप कर सकें एंड रिटेन टॉप टैलेंट इन कंपेटिटिव मार्केट्स। तो यहाँ पे जितने भी टॉप टैलेंट इन कह लें कि कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर वो इंस्पायर कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है, रिटेन टॉप कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड नंबर पे जो बात की गई है वो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है। मोटिवेशन वो कहता है कि एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, जैसे मोटिवेशन थेरीज प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क। जो थेरीज है ना वो बेसिकली क्या है कि एविडेंस बेस्ड जो है वो एक फ्रेमवर्क देती है टू डिजाइन टेलर्ड वर्क प्लेस। तो क्या करना है, डिजाइन कैसे जो वर्क प्लेस के ऊपर टेलर्ड जो है किया जाता है वर्क प्लेस पर, स्ट्रेटजीज दैट ड्राइव एंगेजमेंट, जो स्ट्रेटजीज होती हैं कैसे जो है वो की जाती है, एंगेजमेंट को कैसे जो है वो ड्राइव करती है। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो बेसिकली जो एक पूरा कंप्लीट कह लेके एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो देता है टू डिजाइन, क्या करता है, टेलर्ड वर्क प्लेस, और उसके बाद स्ट्रेटजीज जो होती है दैट ड्राइव्स एंगेजमेंट, जो क्या करते हैं, एंगेजमेंट को ड्राइव करती है। तो ये है जी मोटिवेशन, इसलिए जो है वो मैटर करती है। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले अगर मैस्लो की यहां पर थ्योरी को देखें, मैस्लो कहता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स है, नीड्स की एक हायरार्की है जो मोटिवेशन के साथ मिलती है, ह्यूमन मोटिवेशन के साथ रिलेट करती है। वो कहता है इब्राहिम मैस्लो इन ये बेसिकली 1943 में दी गई एंड इन हिज क्लासिक पेपर थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो है इसका क्लासिक पेपर है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो 1943 में हुआ, propounded दैट नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो कह ले के जो नीड हायरार्की है ना वो बेसिकली किसके साथ रिलेट करती है, आपके ह्यूमन मोटिवेशन के साथ करती है। मैस्लो नीड्स हायरार्की इज द फर्स्ट, यहां पे इसका अगर देख ले, इज पॉपुलर बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी वाज पब्लिश्ड इन 1954 के अंदर, इसका और वर्क है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उसके बाद मैस्लो नीड हायरार्की जो है इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये जो इसने मॉडल दिया ना नीड हायरार्की का, ये बेसिकली वो जो मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, ह्यूमन मोटिवेशन की बात करता है। यहां पर हम इस पिरामिड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉप टू बॉटम जो है हम देखेंगे इसको कैसे, यहां पे टॉप है, ये बॉटम से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं लर्न करना। सबसे पहले अगर पॉइंट देखा जाए तो वो कहता है कि फिजिकल जो है वो क्या होनी चाहिए, फिजिकल नीड्स होती है। मोटिवेशन क्या है, फिजिकल नीड्स है, जिससे क्या होती है, ब्रीथिंग, सांस ली जाती है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है एंड स्लीप है, सोना, खाना पीना, रहना, ये सब क्या चीज है, फिजिकल जो है वो क्या बोला जाता है, इसको नीड बोला जाता है। उसके बाद है सेकंड नंबर पर जो हमारे पास आती है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहां पे सेकंड नंबर पर क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर देखा जाए सबसे पहले हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे अगर यहां पर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग। थर्ड नंबर पे क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग है, फ्रेंडशिप होती है, फैमिली है, इंटीमेसी है, सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, ताल्लुक जो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्थ नंबर पे यहां पर देखा जाए सेल्फ एस्टीम, क्या होता है यहां पर, सेल्फ एस्टीम में देखा जाए तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, अचीवमेंट होती है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स होता है, द नीड टू यूनिक इंडिविजुअल्स, क्या होता है, टू द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल्स, यहां पर दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बढ़ता है, उसके बाद अचीवमेंट की जो है को नीड होती है। अगर फिफ्थ नंबर पे यहां पर देखा जाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके अंदर मोरालिटी, इखलाकी होना चाहिए, क्रिएटिविटी बहुत होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है, एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस पर्पस होता है एंड मीनिंग एंड इंटरनल इनर पोटेंशियल जो है वो होती है। ये जो मॉडल है पूरा बेसिकली ये सब का सब जो मॉडल है
5 इसके अंदर जो है वो है पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ये क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन है। क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन है। और यही चीज जो है वो इंसान को जो है वो मोटिवेट करते हैं। ये नीड हिरार्की जो है ये क्या है, मोटिवेशन, ह्यूमन मोटिवेशन को जो इसको रिप्रेजेंट करती है। यहां पर अगर देखें, यहां पर थोड़ा सा इसका नोट देखें, लोअर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर नीड्स। सबसे पहले जो लोअर वाला है ना, ये फिजिकल नीड्स, ये सबसे ज्यादा आता है। एंड कैन मोटिवेट बिहेवियर, जो क्या करता है, बिहेवियर को मोटिवेट करता है, इंसान को मोटिवेट। देखिए भूख ही होती है, भूख है, खाना पीना, ये सारी चीजें मोटिवेट करती है। तो लोग जो है वो जॉब हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा वो जो है वो काम करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। तो होता क्या कि ये वही बेसिक नीड्स है सारी, इसी की वजह से जो है वो क्या होती है, मोटिवेशन आती है। क्या होती है, मोटिवेशन आती है। देखा भूख होती है तो मोटिवेशन आएगी कि काम करना है ना। अब यहां पर देखेंगे जो भी है, सेल्फ कह ले के ब्रीदिंग है, ठीक है, उसके बाद अगर शेल्टर है, क्लॉथ है, कपड़े लेने हैं, सोना है, तो सब चीजें ये क्या है बेसिकली आपके यहां पर जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेशन को। अब चलते हैं, हमारी सेकंड जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हर्ट्जबर्ग ने थ्योरी दी है यहां पर, टू फैक्टर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में जो है वो पूछ चुका है, आपके पीएमएस एग्जाम और सीएसएस एग्जाम में आ जाए। टू फैक्टर थ्योरी जो है 1959 के अंदर जो है इसको दिया गया, ठीक है, और हर्ट्जबर्ग ने दिया इसको, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है मोटिवेशन की। क्या दी है, मोटिवेशन की। तो आप दो चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इज ऑल्सो नाउन एट मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हाइजीन थ्योरी भी बोले जाता है, या इसको मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी कहा जाता है। हिज बुक्स इज मोटिवेशन वर्क। क्या है, इसने एक बुक लिखी है, द मोटिवेशन टू वर्क, 1959 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। यहां पर दो चीजें, एक है आपका हाइजीन फैक्टर और एक है आपके जो है वो मोटिवेटर फैक्टर। यहां पर अगर मैं बात बता दूं, हाइजीन फैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली दीज प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, ये क्या होते हैं, डिससैटिस्फैक्शन को रोकते हैं, एंड बट डोंट क्रिएट मोटिवेशन। लेकिन ये हाइजीन फैक्टर कभी भी इंसान के अंदर जो होता है वो मोटिवेशन क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये है कि डिससैटिस्फैक्शन को जो है ये रोकता है। इसमें होता है क्या, सबसे पहले सैलरी एंड बेनिफिट्स जो कंपनी देती है, तो इसके अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, इसको डिससैटिस्फैक्शन से रोकती है। उसके बाद वर्क कंडीशन, जो शर्त होती है, काम की शरायत होती है, वो बहुत ज्यादा इनके लिए होते हैं। कंपनी पॉलिसीज जो बनाती है वो इनके लिए मोटिवेट नहीं होती, ठीक है, मोटिवेशन नहीं होती। तो यहां पर अगर देखा जाए, दीज प्रिवेंट्स डिससैटिस्फैक्शन बट डोंट क्रिएट मोटिवेशन, जो है ये हाइजीन फैक्टर नहीं करते। लेकिन मोटिवेटर्स क्या है, मोटिवेटर सबसे पहले दीज ड्राइव सेटिस्फैक्शन एंड जेन्युइन मोटिवेशन अगर देखी जाए तो ये वाली है, ठीक है। मोटिवेटर्स सबसे पहले रिकॉग्निशन मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, चैलेंजिंग वर्क होता है, उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहां पर ये अगर फैक्टर देखे जाए तो ये ज्यादा मोटिवेटर है। इनसे जो है अगर यहां पर देखा जाए किसकी वर्थ ज्यादा है, बेसिकली इनकी वर्थ ज्यादा है, और इनकी जो है ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, और ये आपके क्या है, मोटिवेटर्स फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर नीचे एक चीज दी गई है, थोड़ा सा देखेगा कि सास इंस्टीट्यूट एक्सटेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स demonstrate this theory significantly reducing staffing turnover। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि किस तरह इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। ये टू फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हाइजीन फैक्टर, एक होता है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर जो डिससैटिस्फैक्शन को रोकता है, और इससे क्या होता है, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी होती है, सैलरी होती है, वर्क कंडीशन होता है, कंपनीज की पॉलिसी होती है। लेकिन मोटिवेटर जो फैक्टर है उसके अंदर रिकॉग्निशन है, अचीवमेंट है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप चैलेंजिंग वर्क है, ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज की, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मोटिवेटर जो है वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है, मैकलैंड जो थ्योरी है वो बहुत, मैकलैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी ऑफ नीड, इसने जो बेसिकली थ्योरी दी है यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ नीड। ये बेसिकली जो दी गई है 1961 के अंदर जो है इसको दिया गया है, और इसके अंदर 3 पॉइंट है। एक आपका नीड फॉर अचीवमेंट,
नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, नीड फॉर पावर। ये तीन जो है वो कहते हैं ये तीन चीजें हैं जो मोटिवेशन लेके आती है। मोटिवेशन इज डोमिनेटेड थ्री नीड रिक्वायर्ड थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। पूरी जिंदगी का अगर लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद एक चीज सामने आती है कि ये तीन चीजें ऐसी है, नीड्स, बेसिक नीड्स है जो मोटिवेशन लेके आती है। सबसे पहले अगर देखा जाए नीड फॉर अचीवमेंट, ड्राइव फॉर एक्सीलेंस, अकम्पलिशमेंट एंड पर्सनल सक्सेस, ठीक है, सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये क्या होता है, नीड फॉर अचीवमेंट। सेकंड हमारे पास क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन, डिजायर फॉर फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है। डिजायर क्या होती है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो क्या है, एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है, किसी के साथ आप कनेक्ट करते हैं। कोलैबोरेटिव टीम वर्क होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ पावर्स, यहां पे थर्ड नंबर पे नीड ऑफ पावर, वो कहता है डिजायर टू इन्फ्लुएंस, लीड एंड मेक इंपैक्ट ऑन। वो कहता है ये नीड जो पावर है ना, ये मोटिवेशन लेकर आते क्या करता है कि यहां पर वो इन्फ्लुएंस करता है, लीड करता है, और देन क्या आता है, टू मेक इंपैक्ट ऑन अदर्स, दूसरों पर जो है वो असरअंदाज भी होता है। तो लीडरशिप रोल्स यहां पे देखेंगे और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो यहां पर तीन चीजें बेसिकली कहे गए, एक होती है नीड फॉर अचीवमेंट, देन आपका नीड फॉर एफिलिएशन, एंड थर्ड वन क्या है आपके पास, नीड फॉर पावर। तो ये तीन कह लें कि नीड्स हैं जो मोटिवेशन लेके आते हैं। तो मोटिवेशन किसके ऊपर बेस करती है, बेसिकली थ्री नीड्स के ऊपर, ये वाले, ठीक है, जो एमसी मैकलैंड ने दी है। कब दी है ये, बेसिकली 1961 के अंदर जो है इसने ये थ्योरी दी है। अब यहां पे अगर नेक्स्ट चलें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पास मैक ग्रीगर ने यहां पे जो है वो दी है थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, पीएमएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका सीएसएस में भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक ग्रीगर ने जो थ्योरी दी है यहां पर, कब दी है ये, बेसिकली आपके 1960 के अंदर दी है। क्या दी है थ्योरी, क्या है हमारे पास, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, 1960 के अंदर, इसको 1960 में जो है मैक ग्रीगर ने जो है ये थ्योरी दी थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके एग्जाम में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन आ चुका है पीएमएस और सीएसएस में। यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले थ्योरी एक्स अजम्पशन, ठीक है, यहां पे पहले थ्योरी एक्स के अजम्पशन देखेंगे क्या है। वो कहता है एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। वो कहता है कि जो एम्प्लॉयज है ना वो शुरू से क्या करते हैं, वर्क करना जो है वो पसंद नहीं करते। यहां पर अगर देखा जाए मस्ट बी कोरेस्ड एंड कंट्रोल, इनको जो है वो कंट्रोल और बड़ा फोर्स किया जाता है, बड़ा दबाव डाला जाता है, फिर होता है प्रेफर डायरेक्शन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको डायरेक्शन देना पड़ती है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती कि हमने ये काम हमें सौंपा गया तो हमने ये कंप्लीट करना है। होता क्या है कि अपने इनको जो है डायरेक्शन दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती। मोटिवेटेड प्राइमरीली बाय सिक्योरिटी, और ये मोटिवेटेड किससे होते हैं, बेसिकली बाय, ये यहां पर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो कह ले के लेजीनेस होते हैं, लोग इसमें काम करना जो है वो पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद इनको कंट्रोल्ड किया जाता है, कोरेस्ड किया जाता है। उसके बाद ये मोटिवेट किए भी जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ किए जाते हैं। अब हम एक्स जो मेन मोटिवेशन फैक्टर है, तो ये हमारा थ्योरी एक्स जो है अजम्पशन, ये मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेटेड हमारे पास जो अजम्पशन है वो है थ्योरी ऑफ वाई। थ्योरी वाई में क्या है कि वर्क इज नेचुरल एंड सेटिस्फाइंग। वो कहता है कि वर्क जो एक नेचुरल है और सेटिस्फाइंग है, काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। यहां पे क्या था, वहां पे एक्स में क्या था कि उनको डायरेक्ट करना पड़ा था, लेकिन यहां पे वो सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं और सेल्फ जो है वो डायरेक्टेड भी है, डायरेक्टिव भी है। उसके बाद सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज, यहां पे जो है ना वो लेजीनेस को हटाकर यहां पर वो चैलेंजिंग टास्क को करने का ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसके बाद कैपेबल टू क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां पर जो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो यहां पर ये बड़ी चीज है। तो असल अगर देखा जाए तो थ्योरी वाई जो है ना वो मोटिवेशन है। तो इसलिए जो थ्योरी वाई अलाइंस विद मैस्लोज हायर लेवल नीड्स एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न
पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। अगर देखा जाए मॉडर्न, अगर मैं देखा जाए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर, तो यहाँ पे जो थ्योरी वाई है ना, अजम्पशन, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और ये थ्योरी वाई का जो मैस्लो ने दे थे, उसके हायर लेवल जो नीड्स है ना, उसके साथ जो है इसको रिलेट किया जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो थ्योरी एक्स है वो तो बिल्कुल भी कह ले कि मोटिवेशन वाली नहीं है। यहाँ पे थ्योरी वाई जो है वो मोटिवेशन वाली है, जो मोटिवेशन लेकर आती है, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट है हमारे पास एक्स, वो नहीं लेकर। तो यहाँ पर ये थी हमारे पास थ्योरी एक्स एंड वाई। अब चलते हैं, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास, बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं, लॉक एंड लेथम गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी बेसिकली दी गई थी 1990 के अंदर, लॉक एंड लेथम ने दी थी, लॉक एंड लेथम ने दी थी। यहां पर मैं थोड़ा नीचे कर दूं तो लॉक एंड लेथम ने दी गोल सेटिंग थ्योरी कब दी, 1990 के अंदर। अगर कोर आइडिया इसका देखा जाए तो क्या है, सेटिंग स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स। यहां पे बेसिकली है क्या, वो कहता है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल जो है वो सेट किए जाते हैं एंड लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, और जिनको लीड्स किया जाता है विद हायर परफॉर्मेंस के साथ जिनको लीड किया जाता है, देन दे वैग आर इजी, जो बिल्कुल इजी या कोई वैग होते हैं उनसे जो है बढ़कर ये ज्यादा है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल जो है वो बनाए जाते हैं। अगर की फीचर्स की बात की जाए, यहां पर इनके प्रिंसिपल्स की बात की जाए, तो सबसे पहले क्लैरिटी क्या है हमारे पास, सॉरी यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लैरिटी है। गोल्स मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। अगर सबसे पहले अगर इसका की प्रिंसिपल देखा जाए तो क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। उसके अंदर चैलेंज है, गोल्स शुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट येट अचीवेबल। कमिटमेंट की बात की गई कि एम्प्लॉयज जो है वो मस्ट जो है वो एक्सेप्ट करें और कमिट करें टू गोल्स, कि गोल्स को हासिल करने के लिए वो कमिटेड हो। उसके बाद फीडबैक, रेगुलर फीडबैक इनहेंस मोटिवेशन, ये भी एक मोटिवेशन का जरिया है कि डेली अगर आपको फीडबैक मिलता रहे तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि लोग मुझे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इनकरेज कर रहे हैं, तो वो अपने क्या करते हैं, लाइक या कमेंट्स के जरिए करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि ज्यादा आप मोटिवेट होकर काम करते हैं। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स गोल्स शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब यहां पे समझ आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स गोल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स में किया जाता है। तो ये है जी, सबसे पहले जो होती है वो क्लैरिटी होती है, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक और टास्क जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या कहते हैं, मोटिवेशन जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, मोटिवेशन श्योर करवाते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखें, sales organizations exemplify this theory by setting specific targets with clear metrics एंड वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेल अगर ऑर्गेनाइजेशन ले, यहां पर देखें किस तरह उसने जो है वो गोल सेट किया हुआ है, बिल्कुल क्लैरिटी है, उसको चैलेंजिंग है उसके सामने कि मैंने इसको पॉइंट आउट करना है, कमिट है कि वो अपना गोल जो है करेगी। इसके बाद फीडबैक भी आएगा, इसके बाद इसका टास्क कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स जो बनाए जाते हैं, क्लियर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एंड बूस्टिंग एम्प्लॉयज फोकस एंड परफॉर्मेंस आउटकम। और जितना भी जो वर्क फोर्स होती है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो फोकस करते हैं काम के ऊपर, और फिर क्या होता है, जितने भी गोल्स हैं उनको हासिल किया जाता है, उनका अच्छे क्या लेकर परफॉर्मेंस आउटकम्स जो है वो नजर आते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें तो ये गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो जो है मोटिवेशन जो है वो लेकर आती है, जो इसके की फीचर्स है। 6 नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये हमारे पास, 6 नंबर पर है एडम्स एक्यूटी थ्योरी। एडम्स एक्यूटी का मतलब होता है किसी को जो है लेवल कर ऊपर लेकर आना। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों एक एक है, तो इसको क्या करना, फेयरनेस है। यहां पे क्या चीज नजर आ रही है, बेसिकली आपकी फेयरनेस नजर आ रही है, और फेयरनेस के साथ साथ हम जस्टिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिस भी है यहां पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल इक्वालिटी है, यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इक्वालिटी है, ठीक है। तो यह चीज क्या करती है, मोटिवेशन जो है वो लेके आती है। यहां पर अगर देखें इसकी कोर आइडिया देखें, यहां पर चेक करें तो पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस।
वो लोग जो है ना वो फेयरनेस को देख के, इक्वालिटी है, जस्टिस है, उसको देख के मोटिवेट होते हैं। दे कंपेयर देयर इनपुट आउटपुट रेशियो विद अदर्स, जो इनकी इनपुट एंड आउटपुट रेशियो होती है उनके दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। यहां पर की कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट का मतलब था एफर्ट लगाना, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है। ये बेसिकली किसके है? एम्प्लॉयज की। किसकी है? यहां पर एम्प्लॉयज की। आउटपुट यहां पे क्या निकलता है? पे है, रिकॉग्निशन है, प्रमोशन है, बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। थर्ड नंबर पे क्या है? कंपैरिजन है। इंडिविजुअल्स कंपेयर द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड विद अदर्स। जो भी एक इंडिविजुअल है उसकी इनपुट है या आउटपुट है उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे के साथ चेक करने के लिए। और वो फिर इस तरह जो फेयरनेस भी नजर आती है, इस तरह तो नहीं एक को बेनिफिट सारे दिए जा रहे हैं, आउटपुट भी एक को दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो इनपुट भी डाल रहा है तो आउटपुट अगर नहीं मिल रहे तो फिर भी जो है इनक्वालिटी है, फिर भी एक्यूटी नहीं है। तो एक्यूटी में क्या होता है? व्हेन रेशियोज आर इक्वली सेटिस्फैक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो इक्वली जो है वो यहां पर ट्रीट किए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इक्विटी है। इनक्विटी व्हेन रेशियो आर अनइक्वल डिससेटिस्फैक्शन। जब होता है क्या कि जब इनपुट है अगर कोई ज्यादा दे रहा है लेकिन उसको आउटपुट नहीं मिल रहा तो ये भी इनक्विटी है। अगर वो इनपुट कम दे रहा है, आउटपुट ज्यादा उसको मिल रहा है तो ये भी इनक्विटी है। तो फेयरनेस और जस्टिस का अगर हो तो उससे क्या होता है? मोटिवेशन आती है। यहां पर एक्यूटी की बात करें, योर आउटकम्स को देख लें, बटा क्या आ जाएगा आपका? बाय कह लें कि ओवर क्या आ जाएगा? योर इनपुट्स, अदर्स आउटकम्स एंड अदर्स इनपुट्स। तो ये आपका कंपैरिजन है और ये एक्यूटी जो है यहां पर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर उसको भी उतने ही आउटकम्स आ रहे हैं, उसके इनपुट भी उतने ही हैं, तो दूसरे के भी आउटकम उतने ही हैं और वो भी इतने ही है। तो दोनों की जो है वो इक्वालिटी यहां पे अगर नजर आए तो ये चीज यहां पे नजर आती है। तो यहां पे एडम एक्यूटी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1960 के अंदर ये दी गई। अब हमारे पास लास्ट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आपके एग्जाम पॉइंट की व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहां पे अगर हम इसको डिस्कस करें, बेसिकली ये रोम्स एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है ये 1964 के अंदर दी गई। किसने दी गई? रोम ने जो है इसको थ्योरी दी, रोम ने। एंड एक्सपेक्टेंसी जो है इसकी थ्योरी का नाम है। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच पर्सन वांट्स समथिंग। एक इंसान होता है वो किसी चीज को करने के लिए कितना जो है वो ख्वाहिशमंद होता है, उसको कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। एंड द लाइकलीहुड दे कैन गेट इट, एंड कैसे जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए की कंपोनेंट्स, अगर यहां पर देखा जाए एक्सपेक्टेंसी जो होती है एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, ये दो चीजें जो है वो होती हैं। उसके बाद है बिलीफ दैट एफर्ट लीड्स टू गुड परफॉर्मेंस, तो एक ये चीज है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी अगर देखा जाए परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड के जरिए, बिलीफ दैट गुड परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवार्ड, अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा। उसके बाद यही है कि एफर्ट लीड्स टू गुड परफॉर्मेंस, अगर एफर्ट लगाओगे तो क्या होगा? गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। वैलेंस का मतलब होता है रिवार्ड द वैल्यू इंडिविजुअल प्लेसेस ऑन दिस रिवार्ड्स, जो उनके बेस के ऊपर जो रिवार्ड मिलता है, जो वो काम करता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला यहाँ पर चेक किया जाए तो क्या है? एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद है जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस, इनको मिलाया जाता है। इफ एनी ऑफ दीज थ्री इज अ जीरो, मोटिवेशन विल बी जीरो। अगर इन तीनों में से एक चीज भी जीरो होती है तो समझ लो कि मोटिवेशन जो है वो जीरो होती है। यहां पे अगर दिया जाए मोटिवेशन एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? यहां पे इंस्ट्रूमेंटेलिटी और यहाँ पे वैलेंस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरह जो है वो एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ पर थ्योरी दी गई है और रोम्स ने इसको दी है 1964 के अंदर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है वो मोटिवेशन आती है। तो ये भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है कि किस तरह जो है मोटिवेशन लाई जा सकती है एक्सपेक्टेंसी के जरिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटी के जरिए एंड वैलेंस के जरिए, लोगों को इनाम देकर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। यहाँ पर आप देख ले कि मोटिवेशन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आने वाला डिजिटल है, इंटीग्रेटेड कंबाइनिंग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स फॉर होलिस्टिक एम्प्लॉय एंगेजिंग
एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक्नोलॉजी एंड रिमोट वर्क रीशेप। अब यहाँ पर जो मोटिवेशन की बात की जाए, डिजिटल टूल्स को कैसे यूज करना है और उसको अच्छे तरीके से कैसे एफिशिएंटली जो यूज करना है, फेयरनेस के साथ, उसकी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नजर आनी चाहिए। पर्सनलाइजेशन देखा जाए, ग्रोइंग फोकस ऑन इंडिविजुअलाइज्ड मोटिवेशन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज एंड कैरियर एस्पिरेशन। तो ये सबसे जो ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म मोटिवेशन है वो किसके ऊपर बेस करती है? पर्सनल वैल्यूज के ऊपर और कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर एस्पिरेशंस के ऊपर बेस करती है। तो ये है आपका जो फ्यूचर ऑफ मोटिवेशन थेरीज हैं, जो बिल्कुल आपको पता है कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आता जा रहा है, तो उसको अच्छे से यूज करना, ट्रांसपेरेंट फेयरनेस के साथ, जस्टिस के साथ, ठीक है, एज ए मोटिवेशन लेके काम करना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट होते हैं।